नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी से माइन्यूट माइन्यूट एनालिसिस करके आपको ये बताया जाएगा कि कौन से पोर्शंस के ऊपर अब ध्यान देना है, क्योंकि हमारा सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। समझ गए? तो अब एंड में क्या पढ़ के जाएं, उसके लिए आज इस वाले सेशन को देख लेते हैं। तो लेट्स सी वर्क पावर एनर्जी का कौन सा पार्ट हम लोगों को देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं किसकी, वर्क के बारे में। ठीक है, पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, और ये पेन हो गया हमारा पतला। ठीक है, तो वर्क के बारे में जब हम लोगों ने बात की तो देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना भाई। एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन डिफाइन करना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। आशा करूंगा सबको फॉर्मूला भी आता होगा। क्या फॉर्मूला होता है सर? इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर फोर्स अगर वेरिएबल हो गई तो ऑब्वियस है कि फोर्स को उसी टर्म के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो एफ डॉट एस से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, ये सबसे पहले हमारे लिए पता होने वाली बातें हैं जो पता होनी चाहिए इस चैप्टर की शुरुआत में। ठीक है ना, कांस्टेंट हो गई तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, और हमारा जो वर्क डन है वो सिंपली एफ एस कॉस थीटा के थ्रू निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, एफ एस इसके अंदर मत लगा देना, पता लगा वेरिएबल फोर्स में भी एफ एस लगा दिया, जो गलती बहुत लोग करते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि देखो, फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स तो मिलेगा ही सही, कई बार आपका फोर्स जो है ना वो फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया जा सकता है। ध्यान रखना, फोर्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया तो फिर कहानी विल चेंज। उस केस को आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसको बहुत ध्यान से देख लें। तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों तरह के जो हैं आप लोगों को इसको अप्लाई करके पढ़ना है। अब वर्क डन का जो कन्वर्जन है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, उसके बारे में बात की जाती है, और वर्क डन कौन सी फोर्स ने किया उसके बारे में बात की जाती है। तो वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, जैसे हम लोगों को लगता है नॉर्मल का तो हमेशा जीरो ही होता होगा, ऐसा होता नहीं है। तो नॉर्मल का वर्क डन, टेंशन का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन। नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन। समझ गए ना? अगर इनके अंदर गड़बड़ हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर भी फिर एनालिसिस अलग तरह से, और काइनेटिक का एनालिसिस फिर अलग तरह से, और डीप एनालिसिस करेंगे तो स्टैटिक के अंदर एक तो आता है किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर आता है किस पे, सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अलग और सिस्टम के लिए अलग एनालिसिस, और सेम एनालिसिस किसके साथ होता है, काइनेटिक के साथ भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए अलग एनालिसिस होता है, और सिस्टम के साथ में अलग एनालिसिस होता है। वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, हर चीज यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाती है। तो वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बनाती है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्क डन की बात हो गई। अब वर्क डन को पढ़ते पढ़ते हम लोगों को याद आया कि वर्क डन के अंदर तो यार हमारे पास दो अलग अलग तरह की और चीज़ें होती थी, जिसके अंदर हम लोग वर्क का कन्वर्जन किया करते थे, और वर्क के ही कन्वर्जन से हम लोग क्या निकाला करते थे। हम बोलते थे कि अगर किसी बॉडी को जीरो से वी वेलोसिटी तक लाना है तो उसके लिए जो वर्क डन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा, और अगर किसी बॉडी को हमें कन्फिग्रेशन चेंज करवानी है, इन दैट केस जो हम लोग वर्क डन करेंगे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होती है। तो वर्क ही कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में भी और काइनेटिक एनर्जी में भी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है ना भाई, जिनके अंदर वर्क डन आपका डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, पाथ के ऊपर किसी प्रकार की इसकी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होती है। इन बातों का ध्यान रखें। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m दोनों से ही दी जाती है। मोमेंटम कांस्टेंट के केस में आपको काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास मिलती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में आपको काइनेटिक एनर्जी
प्रोपोर्शनल टू मास मिलती है। इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ से आपके परसेंटेज एरर वाले भी सवाल जो हैं वो बनते हैं, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। 5% से कम वाले सवाल ही आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली आपको पता है डेल्टा एम बाय एम और 2 डेल्टा पी बाय पी से आपके आंसर आ जाते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डब्ल्यू सी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो ये वर्क, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्क हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो जब हम लोग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन पढ़ते हैं तो उससे एक रिलेशन आता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का रिलेशन है ना। यूएक्स ग्राफ की स्लोप फोर्स होता है, तो यहां आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहीं से आप लोगों का फंडा आता है किसका, इक्विलिब्रियम का भी। यानी कि जहां पे आपके यूएक्स ग्राफ की स्लोप जीरो है, वहां वहां आपको इक्विलिब्रियम भी मिलता है। मतलब जिन पॉइंट्स के ऊपर एफ नेट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। तो जीरो कहां होगी, जहां पर आपके यूएक्स ग्राफ की स्लोप भी होगी जीरो। समझ गए, तो इक्विलिब्रियम मींस दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, इन सब बातों को देखने के साथ साथ हमें यह भी पता होता है कि भाई फोर्स को अलग अलग तरह से किस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लोग एफ की जो वैल्यू लिखते हैं, एफ की जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, किस किस तरह से, अलग तरह से, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, है ना, और माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो ग्रेडियंट ऑफ यू के टर्म्स के अंदर भी इसको लिखते हैं विद अ माइनस साइन। तो हमने क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। अब ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज का डिफरेंशियल लेना है आपको, मतलब किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। तो जब उसकी बात आती है तो हम लोग एफ को कैसे लिखते हैं, याद आ रहा है किसी को, हाँ सर आ तो रहा है, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ये वाला रिलेशन बहुत काम का। ऐसे में आपका जो u है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, इन सब बातों का खास ध्यान रखना है जो आपका फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्क और एनर्जी के बारे में सिंपल सिंपल सी बातें। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी है वो किस तरह से फ्रेम पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। तो बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, याद नहीं आ रहा सर, बिल्कुल होती है, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है ना। क्या एनर्जी स्केलर होती है, हाँ सर बिल्कुल, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हाँ सर होती है। क्या वर्क डन की यूनिट जूल होती है, हाँ सर होती है। इन सब बातों को एकदम दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इस तरह का हो जाता है जो आपको पता होना चाहिए। तो वर्क और एनर्जी के बाद में आप लोगों से, जैसे वर्क की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर फिर स्प्रिंग के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो जब हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है ऐसे लगी हुई, और उस वाली स्प्रिंग के अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं कि वो x आ रहा है ना, हाँ, तो सारे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही मेजर किए गए हैं। यहाँ नेचुरल लेंथ से हम लोग मेजर करते हैं, एसएचएम में मीन पोजीशन की बात करते हैं। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके हिसाब से जो एनर्जी स्टोर्ड बताते हैं वो क्या बताते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर बताते हैं। और वहीं जब यहाँ हम लोगों को वर्क डन लिखने के लिए बोला जाता है, तो वर्क डन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, वर्क डन के लिए हम लिखते हैं माइनस हाफ के, और फाइनल पोजीशन क्या थी आपकी स्प्रिंग की और इनिशियल पोजीशन क्या थी उसका डिफरेंस निकाल के। ठीक है, तो एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से स्प्रिंग के बारे में भी पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए। स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी के अलावा हमसे बात की जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करो। बिना रेफरेंस के तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी नहीं है। तो अगर मैं यहां पर मान लो जीपीई को 0 ले लूं
और एक मास m यहाँ पर कंसिडर कर लूँ और बोलूँ कि इस वाले मास को मैं m हाइट h हाइट के ऊपर लेकर चला गया, इन दैट केस यहाँ पर जो एनर्जी होगी इसकी वो mgh हो जाएगी। और अगर मैं नीचे लेकर चला गया यहाँ किसी h हाइट नीचे, इन दैट केस यहाँ इसकी एनर्जी जो है वो माइनस mgh हो जाएगी। फिर यहाँ हम लोग ऐसा लिखते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पॉइंट पर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज रेफरेंस डिपेंडेंट, याद करो, ठीक है। वाइल डेल्टा यू यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस टेकन। कोई भी रेफरेंस ले लो, डिफरेंस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस टेकन। आशा करता हूं ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस चैप्टर में आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ नहीं बताते, समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ काम थोड़ी है, वो इलेक्ट्रो के अंदर आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास स्प्रिंग हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर बात करते हैं पावर के बारे में। किसकी बात करते हैं बेटा? वी टॉक अबाउट पावर। तो जैसे ही पावर की बारी आती है तो पावर वाले केस के अंदर हम लोग बोलते हैं भाई पावर के सबसे पहले तो रिलेशंस आप लोगों को सही से पता हो। तो पावर हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर लिखते हैं तो हम लोग dw/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग वर्क डन लिख रहे हैं ये कई बार काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दैट एनर्जी जिसके अंदर भी आप लोगों की पावर जो है वो स्टोर होकर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन जो है टोटल हो जाता है, टाइम भी क्या हो जाता है हमारा टोटल हो जाता है। इन दैट केस हमारी पावर जो है वो एवरेज पावर बन जाती है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट जो है वो वॉट होती है। 746 वॉट का एक हॉर्स पावर होता है, ये बात भी हमें पता है। और वैसे जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। कितनी सारी बातें कितनी जल्दी जल्दी हो गई, है ना। चैप्टर का रिवीजन ही हो गया सर, ये तो बहुत मज़ा आ गया। अब ये अगर हम लोग देख लेंगे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, साथ में क्या हो गई आपके पास में एवरेज पावर भी आ गई। तो दोनों तरह की पावर आ गई अपने पास में। इसके अलावा पावर को एक और तरीका है भाई डिफाइन करने का। तो पावर को हमने फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर दिया। तो पावर हो जाती है आपकी F.V। मोटर की पावर निकालनी होती थी तो हाफ रो ए वी स्क्वायर लिख दिया करते थे, ठीक है, dm/dt करके, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, है ना भाई। तो वो पावर की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती थी आप लोगों की वी स्क्वायर के साथ में, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं, है ना। तो रो ए वी स्क्वायर टाइम्स, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर आइडिया इसका होना चाहिए, है ना। अगर ये है तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इस वाले चैप्टर से कोई भी सवाल जो है वो आप लोग गलत कर सकते हैं, है ना। ये सब चीजों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की आती है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा हो गया बेटा? आपका वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट हो गया। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट, तो हम लोग सब जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी ऑल फोर्सेज में कौन कौन सी आती है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल फोर्सेज। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। यस और नो? हो गया। यही तो लिखना होता है आपको। तो जैसे ही आप लोग इन बातों को लिखते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारे पास में सारी फोर्सेस का वर्क डन इस प्रकार से लिखा जा सकता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वैल्यू आप लोगों को देगा। डन एवरीवन? ठीक है। अब इसके अंदर जो जनरल स्टेटमेंट हम लोग काम में लेते हैं और जो जनरली काम आता है जिसमें नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल जीरो हो जाते हैं, तो हम लोग WC की जो वैल्यू है उसे माइनस डेल्टा यू लिख देते हैं। और जैसे ही इसे माइनस डेल्टा यू लिखते हैं और ये मान के चलते हैं कि W नॉन कंजर्वेटिव, W सूडो और W एक्सटर्नल जो है, इन सब की वैल्यूज क्या हैं भाई? 0 0 हैं। अरे ये मैंने क्या लिख दिया? हाँ, W नॉन कंजर्वेटिव को भी 0 मान लिया है, सूडो को भी 0 मान लिया है और एक्सटर्नल को भी 0 मान लिया है। इन दैट केस द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, एंड व्हेनेवर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट ऑन द सिस्टम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। सीधे बिना किसी समस्या के ये वाला रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है ना। तो इस वाले रिजल्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी आपकी कंजर्व्ड हो गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट आप लोगों के सामने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी कौन, के और यू का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे अगर इन सब चीजों को थोड़ा सा भी ध्यान देकर याद रखोगे तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। समझ गए। इसी के अंदर फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जब बेटा बात की जाती है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप लोगों को जो बॉल दी जाती है जिसे हम लोग वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको कुछ यू देनी है जिससे पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल जो है वो कर जाए। इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा u जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 g r। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या कर देते हैं हम लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई। इसके बाद में हम लोग लिखते हैं पहला केस पेंडुलम मोशन। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। पेंडुलम मोशन यहां से लेके बस यहां तक। कैसे करोगे भाई, यहां वेलोसिटी 0 कर दो तो कैसे आएगी बोलो, हाफ mu² प्लस 0, जीपी यहां पर 0 मान के चल रहा हूं, शुड बी इक्वल टू क्या बेटा mgr। तो देखो m आपके कट गए, u की वैल्यू क्या आ गई बेटा √2gr। तो √2gr से छोटी और उसके बराबर वेलोसिटी पे आप पेंडुलम मोशन करते रहते हो। क्या करते रहते हो आप, पेंडुलम मोशन। तो u लेस देन और इक्वल टू √2gr, ये आपकी पेंडुलम मोशन वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, इसमें आप एनर्जी कंजर्व करते हो, यहां से यहां तक एनएलएम की इक्वेशंस भी लिखते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीजें करने से इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारा फायदा होता है। ऐसे ही आप यहाँ पर टेंशन लिख सकते हो, यहाँ हो गया टी, नीचे को क्या हो गया भाई साहब जल्दी से बताओ सर, mg, और यहाँ पर हो गया आपके पास में mv², मतलब हाफ mv² वाली एनर्जी हो गई। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिख के टी निकालें लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो टी अंदर माइनस mg इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो ऊपर दिखने पर क्या दिखे मेरे को सर, ऊपर जब मैं देखूंगा तो मेरे को यहां पर नजर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, ये जो mv²/r लिखा हुआ है इसके कारण हमारे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv प्लस mv²/r लोअर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, t इधर सेंट्रीफ्यूगल लगाते तो बाहर mv²/r लगा देते हो, तो मेरी इच्छा है जैसे भी करना चाहता। तो यहां से t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है बेटा, mg प्लस m/r टाइम्स ऑफ v²। v कितना, लोअर मोस्ट पॉइंट पे पूरे सर्कल के लिए 5gr, तो √5gr का स्क्वायर तो ये आ गया, r से बेटा r आपका कट गया, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 6mg के बराबर। ठीक है, मजे की बात, ये तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे 6mg आ गई। अब सर अगर कोई इससे ऊपर बीच वाले पॉइंट पर पूछे यहाँ, तो यहाँ पर जो आप लोगों की टेंशन आती है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 3 कम कर दो तो यहाँ पर आ जाती है 3mg, और जब यहाँ जाते हो तो टेंशन क्या हो जाती है 0 अंडर बाउंड्री कंडीशंस। इसी तरह से यहां जो वेलोसिटी आपकी आती है ये आती है √gr। इसी तरह से अगर हम लोग ये बोलें कि हमने वेलोसिटी √2gr से ज्यादा और √5gr से कम दी है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपका टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा और रस्सी जो है वो स्लैक हो जाएगी, है ना। इन दैट केस हम लोग यहाँ पर cos थीटा जो है वो डिफाइन करते हैं वर्टिकल के साथ में कुछ इस तरह। ठीक है, दिस इज द एंगल थीटा विच इज डिफाइंड, और ये जो cos थीटा है जहां पर टेंशन आपकी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आती है u² - 2gr अपॉन 3gr। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट वेयर टेंशन इज 0। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सारी की सारी चीजें हम लोग वर्टिकल सर्कल के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो इस प्रकार से WP वाला जो पार्ट है उसका एनालिसिस यहाँ समाप्त होता है। इतनी चीजें अगर देखकर जाते हैं बहुत फायदा होगा। वर्टिकल सर्कल थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखना। एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।